आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। जैसा कि पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली ये जान चुके हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो अब इन तीनों सेक्टर में समय के अनुसार क्या क्या चेंजेज आए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा चलो, एक कॉमन सा सवाल हम ना आप लोगों से पूछते हैं, क्या जिस प्रकार का सेक्टर हमारे भारत में आज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है, क्या ये शुरू से ऐसा ही रहा होगा? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। यानी कि आज से लगभग 40-50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले हमारा ये तीनों का तीनों सेक्टर किसी और रूप में रहा होगा। यानी कि इसमें उतना तरक्की नहीं हुआ होगा। आज के समय में देखा जाए तो इसमें बहुत ही तरक्की हो चुकी है। यानी कि हम लोग इसमें ये देखेंगे कि समय के अनुसार इन तीनों सेक्टर में क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर में आखिर हमारा क्या क्या बदलाव आया। देखिए लिखा गया इसमें, एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड दैन बिफोर। आपको मालूम है आज हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। एग्रीकल्चर, अच्छा क्या आज से 200 साल पहले ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता होगा खेत को जोतने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज से पहले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आज से पहले HYB सीड इस्तेमाल किए जाते होंगे? नहीं किए जाते होंगे। इसका मतलब हो गया कि समय के अनुसार हमारा एग्रीकल्चर जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे एग्रीकल्चर में हमारा तरक्की भी होता रहा, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर हमारा फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा, है ना। अच्छा, इसका ना एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग जो पॉपकॉर्न खाते हो, उस पॉपकॉर्न को हम लोग, वो पॉपकॉर्न कहाँ से मिलता है? भुट्टा से मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में मक्का भी कहते हैं और इंग्लिश में मेज कहते हैं हम लोग, है ना। वो वाला पेड़ में यदि आप देखेंगे तो 3-4 भुट्टा यानी कि 3-4 मक्का जो है ना उसमें लगा रहता है। वो क्या बता रहा है हमको? वो हमको ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इतना ज़्यादा तरक्की हो चुका है कि एक ही मक्के के पेड़ में 3-4 मक्का आपको देखने को मिल जाता है ना। तो जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर एडवांस हुआ, डेवलप हुआ, उसमें तरक्की हुआ, वैसे वैसे हमारा बहुत हद तक प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मैनी टाइम्स। और जब हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया तो चीज़ों का खरीदना बेचना, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक किसान है जो कि पहले ना 10 बोरी ही अनाज उपजा पाता था, लेकिन आज वो मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल करके 100 बोरी इस्तेमाल कर यानी कि 100 बोरी अनाज उपजा दे रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, जो अपना खा सके उतने वो रख लेगा घर के लिए, बाकी जो बच गया उसको मार्केट में जाके बेच देगा, है ना। यानी कि खरीदना और बेचना ये भी काम हमारा लगातार बढ़ता चला गया प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर तो बहुत ही तरक्की हुई है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। देखो सेकेंडरी सेक्टर में लिखा गया है, ओवर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब यहाँ पे लगभग 100 साल से ज़्यादा का बात किया जा रहा है, मोर देन 100 ईयर्स। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज कैम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले हम लोग देखें तो उतना ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्री, इंडस्ट्री ये सब नहीं था, हमारे पास उतने अच्छे अच्छे मशीन नहीं थे। लेकिन आज यदि हम लोग देखें तो हमारे आज के फैक्ट्री में, आज के कंपनी में अलग अलग प्रकार के मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका अलग अलग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा खासा डेवलप किया है ना। क्योंकि हमारे पास पहले मशीन नहीं थे सामानों को बनाने के लिए उतने अच्छे अच्छे, और आज हमारे पास मशीन है। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आज से 100 साल पहले क्या जो आज हम लोग टाटा का ट्रक देखते हैं बड़ा बड़ा, क्या वो पहले था? नहीं था। इसका मतलब कि मशीन आया, टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जाना क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी धीरे धीरे डेवलप करता चला गया। ठीक है, आगे। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। तो जो आदमी बेकार का फालतू में खेत में लगा हुआ था, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, उस खेत में मात्र 2 आदमी का ज़रूरत है और उसमें लगा हुआ है फालतू में 4 आदमी, तो 2 आदमी क्या हमारा फालतू में लगा हुआ है ना। तो अब वही 2 आदमी जो फालतू का खेती में लगा हुआ था वो वहाँ से निकल के फैक्ट्री में जा रहा है, काम कर रहा है और अपने घर के लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एक लाइन में कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर आज इतना डेवलप हो चुका है कि वो आज के ज़माने में लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहा है। ठीक है, तो बहुत डेवलप किया है। आगे, people began to use many more goods that were produced in
प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। आज हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सामान इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, कोई दिक्कत इसमें, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में हम लोगों को मिल जाता है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि आज हम ह्यूमन बींग्स बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत ही सस्ते दामों में, जो कि फैक्ट्री में बन के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे यदि आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर। याद रखिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे ना 3 बातें आपको हम बता देते हैं, और ये तीनों का तीनों बात आपसे MCQ में पूछा जाएगा। सबसे पहला बात पूछेगा कि तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर है जो कि रोजगार दे रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सामान किस सेक्टर में हमारे बन रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारा जो है ना कम समय में ज़्यादा सामान बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन ज़्यादा काम करते हैं, आदमी कम काम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा सवाल, पहला ये हो गया कि आपसे पूछा जाए कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार सबसे ज़्यादा कौन सेक्टर देता है, तो प्राइमरी देता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सेकेंडरी में होता है। और तीसरा सवाल पूछेगा कि इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कौन कर रहा है आज के ज़माने में, तो टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस वाला सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमारा जो है आज के ज़माने में बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। तो ये 3 सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं टर्सरी के बारे में, यानी कि टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए टर्सरी में लिखा गया है, टर्सरी सेक्टर हैज ऑल्सो बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि समय के अनुसार टर्सरी सेक्टर ने भी अपने प्रोडक्शन के तरीके को बढ़ाया है, इसमें भी तरक्की हुआ है, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि समय के अनुसार तीनों सेक्टर ने अपने आप को बदला है, अकॉर्डिंग टू नीड ये इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर हमारा ऐसा सेक्टर है जो आदमी कहीं और काम कर रहा हो उसके बावजूद भी टाइम निकाल के वो सर्विस सेक्टर में अपना काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में कर लेगा, गाड़ी चला लेगा, है ना, या फिर मान लीजिए जोमेटो बॉय का काम कर लेगा। जोमेटो बॉय मतलब वही डिलीवरी वाला बॉय का काम कर लेगा, यानी कि आदमी किसी और काम में लगा हुआ हो, 2-4 घंटा काम निकाल के अपना वो ये वाला भी काम कर लेता है। जैसे आज के ज़माने में तो रैपिडो भी आ चुका है ना। तो रैपिडो के लिए कितना चाहिए, मुश्किल से मुश्किल यदि आपके पास दिन में 4 से 5 घंटा है तो उसमें आप 500-600 रुपये आराम से दिन का कमा सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा टर्सरी सेक्टर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार हमारा तीनों सेक्टर बदला है, ठीक है। लेकिन कौन कितना बदला ये हम लोगों को बाद में मालूम चलेगा इस वाले टॉपिक में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में। चलिए तो इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब हम यहाँ पे ना तीनों सेक्टर के बारे में देखेंगे कि आखिर इन तीनों सेक्टर्स का इंडिया में खास करके क्या हाल है ना, किस स्थिति में ये तीनों सेक्टर हमारे अभी फिलहाल भारत में हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमने टॉपिक जानबूझ के क्रिएट किया है आपके लिए, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यानी कि हमने आपको कहा था कि हमारे भारत में अभी सबसे फास्ट कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो जवाब क्या था आपका, टर्सरी सेक्टर था हमारा, है ना। तो अब टर्सरी सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है, इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग का मतलब ग्रोइंग कहेंगे आप यहाँ पे, सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि 2013 और 14 का ये डाटा हमको कहता है, यानी कि 2013 और 14 का डाटा यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट का डाटा उठा के, तो वो डाटा ये कहता है कि 2013 और 14 में जब सर्वे किया गया तीनों सेक्टर के बारे में, तो ये मालूम चला कि टर्सरी सेक्टर जो है भारत में भी फिलहाल सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब उसके पीछे कुछ रीज़न है, आपसे रीज़न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि भारत में टर्सरी सेक्टर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो वो रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, क्या रीज़न है, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। टोटल 4 रीज़न हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला रीज़न है, फर्स्ट, in any country several services such as hospitals, educational institutions, police stations, courts, defense, transport, bank, insurance companies etc. are required। देखो कंट्री चाहे हमारा कोई भी हो, वहाँ पे ये सारे के सारे
फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और ये सारे के सारे फैसिलिटी हमारे क्या है? सर्विस है। और सर्विस किसके अंदर आता है? टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। तो पहला कारण आपको यहाँ पे मालूम चल गया टर्सरी सेक्टर का ग्रो करने का। टर्सरी सेक्टर आज इतना ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे वो सारे सर्विसेज आते हैं जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए बहुत ही जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए आप यदि किसी कंट्री में रह रहे हैं तो हॉस्पिटल आपको चाहिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट चाहिए, आपके कंट्री का रक्षा हो इसके लिए डिफेंस चाहिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके ट्रांसपोर्ट चाहिए, आप बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसके लिए आपको बैंक चाहिए, आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, किसी प्रकार का आप इंश्योरेंस कराएंगे उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी चाहिए। मतलब कि एक आम आदमी को जीने के लिए जो भी प्रकार का फैसिलिटी चाहिए, जो भी प्रकार का सर्विस चाहिए वो हमारा टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आता है। यही कारण है कि टर्सरी सेक्टर आज हमारा इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टर्सरी सेक्टर के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेकंड कारण क्या है? देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एटसेट्रा। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे काम किसका बढ़ जा रहा है? ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर का बढ़ जा रहा है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना, उसको स्टोर करके रखना, ये सब का सब हमारा किसके अंदर आता है? टर्सरी के अंदर आता है। और ये काम हमारा कब हो पाएगा? जब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा। और प्राइमरी सेकेंडरी लगातार हमारा ग्रो कर रहा है। तो जब हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है इसका मतलब कि टर्सरी सेक्टर भी अपने आप ग्रो कर रहा है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट हमारा किसके अंदर आता है? टर्सरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण देखो, थर्ड है हमारा, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है वैसे उसका जरूरत भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने बच्चे को पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाता था लेकिन अब उसका क्या हो गया? इनकम बढ़ने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में देगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उसका ज़रूरत भी बढ़ने लगता है, उसका खर्च भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आदमी का इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस ये बात है वो बाहर में जाके खाना पसंद करेगा। कभी कभी संडे को मन किया चलो बाहर जाके खाते हैं, बाहर जाके खाएगा। अब संडे को वो जब बाहर के जाके खाएगा इसका मतलब कि रेस्टोरेंट खुलेगा, बाहर जाके घूमेगा मतलब कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, है ना। शॉपिंग करने जाएगा मतलब कि मॉल को बढ़ावा मिलेगा। उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल में देगा यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा मतलब कि प्राइवेट स्कूल का डिमांड बढ़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उनका शौक भी बढ़ता है। और शौक बढ़ने का मतलब सीधा सा है सर्विस सेक्टर का इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण हमारा यहाँ पे, सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। यानी कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। जैसे हम लोग घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख लेते हैं अपने मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा? टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आएगा। तो ज़रा सोचो, क्या आप एक दिन भी आज के ज़माने में बिना मोबाइल का गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। तो सोचो आज के ज़माने में हमारा टर्सरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए हमारा इंडिया में टर्सरी सेक्टर अभी जो है ना बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और बेसिकली हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही लगातार फास्ट ग्रो कर रहा है और वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 कारण पढ़े हैं जिसके वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में टर्सरी सेक्टर इतना फास्ट ग्रो क्यों कर रहा है। आगे बढ़ें। चलिए, उसके बाद ये तो 4 कारण हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखे गए हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। और जैसे देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, एजुकेटेड एज वेल एज नॉन एजुकेटेड। यानी कि हमारे भारत में सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी। जैसे मान लीजिए आप जोमेटो, स्विगी आप यूज करते हैं आज के ज़माने में खाना को ऑर्डर करने के लिए, है ना। कोई भी खाने वाले चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए आप जोमेटो और स्विगी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए स्विगी में जो आपको खाना पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय आपके घर तक आता है, क्या आपको मालूम है वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है? बिल्कुल भी आपको नहीं मालूम है। यानी कि हो सकता है कि आपके घर में जो सामान देने के लिए आ रहा है वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये
कि टर्सरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है इसमें हमारा जिसमें कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि टर्सरी सेक्टर के अंदर ज़्यादातर रोजगार उनके हाथ में है जो कि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर काम किसका है, प्रोफेशनल का काम है, जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, टर्सरी के अंदर आएंगे। और ये सभी के पास हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ना। यानी कि सर्विस सेक्टर रोजगार दोनों को देता है, पढ़े लिखे को भी और नहीं पढ़े लिखे को भी, लेकिन ज़्यादातर रोजगार किसके हाथ में है, जो पढ़े लिखे हैं उनके हाथ में, क्योंकि एजुकेटेड लोगों के हाथ में, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर में बेसिकली काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन ना पढ़े लिखे लोगों भी इसमें काम कर लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में हो गया, हमारा डिलीवरी बॉय का काम हो गया, है ना, ये सब भी हमारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर रोजगार जो है टर्सरी सेक्टर के अंदर वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही है। इसके बाद लिखा गया देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट आर एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। यानी कि सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं भी है। लेकिन यहाँ पे रोजगार जो है ना, हालांकि देखो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर में आज के ज़माने में अधिकतर काम किससे हो जा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू हो जा रहा है। तो इसमें भी रोजगार जो है ना पढ़े लिखे को भी कम ही मिल पा रहा है, लेकिन अभी भी पढ़े लिखों के हाथ में रोजगार सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको मान के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल कीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा। तो सर्विस सेक्टर में हमारे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे दुकानदार हो गया, है ना, रिपेयर करने वाला आदमी हो गया, ट्रांसपोर्ट करने वाला आदमी हो गया। ये सब पढ़े लिखे उतने नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन में कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर हमारे इंडिया का ऐसा सेक्टर है जो कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, सबसे ज़्यादा लोग रोजगार अपना कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। यानी कि हमसे एनसीईआरटी बुक सवाल पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग रोजगार कहाँ पे पा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे इंगेज हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वेर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यानी कि आज के ज़माने में भी सबसे ज़्यादा रोजगार यदि भारत में कहीं पर लोगों को मिल रहा है तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर। तो दिक्कत इसमें बात समझ में आ रही है, क्यों उसमें रोजगार सबसे ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा रोजगार है क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में उतना रोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी में आधा से ज़्यादा काम मशीन कर रहा है और टर्सरी के अंदर आधा से ज़्यादा काम हमारा ऑनलाइन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को कहाँ पे मिल रहा है आज भी? एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर मिल रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात हमने आपको दोबारा यहाँ पे बताना चाहते हैं। वही बात देखिए, 3 प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा, ये हम पिछले वाले क्लास में भी आपको बताए थे। 3 प्रकार का सवाल आपसे पूछेगा। पहला सवाल ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लोग रोजगार किस सेक्टर में पा रहे हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि उसमें आदमी कम, मशीन ज़्यादा काम करता है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा बड़े लेवल पे सामानों का प्रोडक्शन कर दिया जाता है। तीसरा आपसे पूछेगा कि सबसे फास्ट ग्रो कौन कर रहा है अभी हमारे इंडिया में, तो जवाब होना चाहिए टर्सरी सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में आगे है प्राइमरी, प्रोडक्शन के मामले में आगे है सेकेंडरी, और ग्रोइंग के मामले में हमारे सबसे आगे है टर्शियरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द प्रोडक्शन इन द सेकेंडरी सेक्टर वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स बट द एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। देखो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 9 गुना, लेकिन रोजगार कितना क्रिएट हो रहा है? बस 3 गुना। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आदमी कम, मशीन काम ज़्यादा करते हैं। देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग डाटा दिया गया है, इसमें एनसीईआरटी का डाटा है ये। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में सामान हमारा बन रहा है 9 गुना, लेकिन लोगों को रोजगार मिल रहा है मात्र 3 गुना। इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग कम काम करते हैं बल्कि मशीन ज़्यादा काम करते हैं। उसी प्रकार से एक डाटा और है टर्सरी सेक्टर का, जैसे देखो सिमिलरली द प्रोडक्शन इन दिस टर्सरी सेक्टर वेंट अप बाय 14 टाइम्स। यानी कि सर्विस सेक्टर में जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को,
वो 14 गुना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसमें रोजगार मात्र 5 गुना ही क्रिएट हो पा रहा है। सोचो, तो इसका मतलब है कि इसमें आधा से ज़्यादा काम किससे हो जा रहा है? इंटरनेट से, यानी कि ऑनलाइन काम इसमें हमारा हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को रोजगार कम मिल पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर। जरा सोचो, जब रोजगार हमारा सेकेंडरी के पास भी नहीं है, टर्सरी के पास भी नहीं है, तो आदमी अस्ता के किसके पास रोजगार के लिए जाएगा? प्राइमरी के पास जाएगा, क्योंकि प्राइमरी इकलौता भारत का ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आप यदि रोजगार ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको रोजगार मिल ही जाएगा, कन्फर्म है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमारे इंडिया में आज भी रोजगार देने के मामले में सबसे आगे कौन है? प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत इसमें? चले, इसी के अंदर हमने यहाँ पे जानबूझ के आपके लिए एक टॉपिक क्रिएट किया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों का दोनों हमारा जो है ना एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस थोड़ा सा फर्क है। और ये सवाल सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया, इसीलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे एक टॉपिक बना दिया और इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। तो जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लिखिएगा। हालांकि यहाँ पे हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सबसे पहले देखेंगे, इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। मतलब ये हो गया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि लोग काम कर रहे हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आपको दिखेगा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं, यानी कि अपना वो 100% क्षमता लगाकर, शक्ति लगाकर, पावर लगाकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनके शक्ति का, उनके पोटेंशियल का, उनके क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे ना, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, यानी कि दोनों सेम है लेकिन दोनों के डेफिनेशन में बस जरा सा फर्क है। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में देखो, इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी दैन रिक्वायर्ड। मतलब ये हो गया कि जिस काम में जरूरत से ज़्यादा आदमी लगे हुए हैं उस सिचुएशन को हम लोग कह देते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा ये चीज़। देखो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि आदमी काम कर रहा है लेकिन वो आदमी अपना 100% काम नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो अपने पोटेंशियल का, अपने शक्ति का, अपने पावर का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है सही कामों में, तो उसको हम लोग कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का लगे रहना कामों में। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन में मात्र 10 आदमी का काम है, लेकिन हम उसमें लगाए हुए हैं 15 आदमी, लेकिन 5 आदमी हमारा क्या उसमें फालतू है, तो वही हमारा 5 आदमी का कहलाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत इसमें? तो दोनों चीज़ समझ में आ गया। अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, द पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आदमी काम तो कर रहा है, यानी कि उसके पास रोजगार है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको समझ में आएगा पूरा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, और पूरा एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, for the cultivation of 1 hectare land 10 workers are required, but instead of 10 workers 15 workers are working. In this case 5 workers are disguised unemployed. If the 5 workers are removed, the production will not suffer. If these 5 workers are employed in other activity, their family income would increase. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि मेरे पास ना 1 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है, और उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में यदि हम खेती करना चाहें तो मात्र ज़रूरत है हमको 10 आदमी का। समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में हम खेती करना चाहते हैं, और खेती करने के लिए हमको मात्र ज़रूरत है 10 आदमी का, लेकिन काम कर रहा है 15 आदमी। तो वहाँ पे जो वो 5 आदमी फालतू है ना, उसी 5 आदमी को, फालतू आदमी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। मतलब कि वो आपको दिखेगा कि खेत में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या वो 5 आदमियों को हम हटा देंगे तो क्या मेरा खेत नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। क्या हमारा खेत नष्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये कि वो 5 आदमी लगेगा आपको देखने में कि रोजगार उनको मिला हुआ है, काम कर रहा है,
जैसे मान लीजिए 10 आदमी के बदले 15 आदमी काम कर रहा है, यानी कि सब आदमी काम कर रहा है, तो आप कोई भी आदमी देख के क्या बोलेगा कि भाई 15 आदमी के पास रोजगार है। लेकिन हकीकत में तो ये है कि मात्र 10 आदमी के लिए ही वहाँ पे रोजगार था, 5 आदमी तो फालतू में लगा हुआ है, यानी कि वो 5 आदमी हमारा क्या कहलाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अब जरा बताओ, क्या वो जो 5 आदमी वहाँ पे फालतू में लगा हुआ है, क्या वो अपने शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर पा रहा है? वहाँ पे नहीं कर पा रहा है, यानी कि जहाँ पे उनको काम करना चाहिए वहाँ पे वो काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनको अपना 100% देना चाहिए वहाँ पे वो नहीं दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों सेम चीज़ है। अब यहाँ पे आपको हम कनेक्ट करवाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने क्या बताया, आपको लगेगा कि आदमी काम कर रहा है लेकिन वो अपना 100% काम नहीं कर पा रहा है। मतलब ये हो गया कि उसका शक्ति 100% जिस कामों में लगाना चाहिए था वो अपने उस कामों में नहीं लगा पा रहा है, फालतू में किसी काम में लगा हुआ है, झूठ-मूठ का, है ना। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने बताया था आपको कि जब आदमी किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं तो वो हमारा हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कहा गया था कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पे खेती करने के लिए मात्र ज़रूरत है 10 आदमी का, लेकिन लगा हुआ है 15 आदमी। तो वो 15 आदमी, पहली बात तो हमारा क्या हो गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गया क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ है, पहला बात। दूसरा बात, वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो अपने शक्ति का, अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है ना। और यदि वही 5 आदमी को उस ज़मीन से हटा के दूसरे कामों में लगा दिया जाए तो क्या हमारा खेती नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि उस 5 आदमी को किसी और काम में लगा दिया जाए तो उस 5 आदमी का इनकम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्लस वो दूसरे काम में अपना 100% दे भी पाएगा, अपना पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल भी कर पाएगा। वही चीज़ था इसमें। आपको दिक्कत इसमें, यानी कि उस 5 आदमी को खेती से निकाल कर किसी दूसरे काम में लगा दिया जाए तो उसके घर का इनकम भी बढ़ जाएगा और उनके पूरे के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल भी कर लिया जाएगा। तो दिक्कत अब इसमें, चलिए, तो यही था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। बल्कि एनसीईआरटी बुक आपसे सवाल ही पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जा सकता है ना। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन है। चलिए, जवाब ढूंढते हैं इसका कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रूरल एरिया में, यानी कि गाँवों में सबसे ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शहरों में कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले गाँवों में देख लेते हैं कि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार गाँवों में कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला इसमें लिखा गया है द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल टू इरीगेट द लैंड। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे देखो, मान लीजिए कि किसी गाँव में ना खेती करते हैं लोग, लेकिन खेत में ना पानी डालने के लिए सुविधा नहीं है, बगल में गंगा जी नहीं है, बगल में कोई तालाब नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे खेती करते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ का है? पानी का समस्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उस गांव में कम से कम 2-4 कुआं जो है ना बनवा देना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार कुआं बनवाएगा 2-4 गो, तो कुआं क्या एक दिन में बनता है? नहीं, कुआं बनने में लगभग 6-6 महीने, 7-7 महीने लगते हैं। और जब आप 4-5 कुआं एक ही गांव में खुदवा देंगे, बनवा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गाँव के लोगों को लंबे समय तक रोजगार मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली गाँवों में रोजगार क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कुआं खोद देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। पहला बात लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दूसरा बात, लोगों का जो पानी का समस्या था वो भी दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम कर सकता है, या फिर बैंक भी लोगों को लोन दे सकता है कि भैया तुम हमारे से पैसा ले लो और तुम जाके अपना कुआं खोद लो। और एक अकेला आदमी तो कुआं नहीं खोद सकता, लोगों को रोजगार तो वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद फिर आगे वाला पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है न्यू डैम्स एंड कैनल्स कैन बी डग टू इरीगेट द लैंड। दिस कुड ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मान लीजिए गाँवों में बगल से एक नदी बह रहा हो और उस नदी के बीचों बीच यदि डैम बना दिया जाए, या फिर नदी के बगल में कैनल यानी कि नहर ये सब बना दिया जाए, तालाब बना दिया जाए, तो वहाँ पे जब आप डैम बनवाएंगे
तालाब बनवाएंगे, नहर बनवाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है डैम, तालाब, नहर एक दिन में तो बनता नहीं है, महीनों लगते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके हम लोग पढ़ रहे हैं जिससे गाँवों में खास करके रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी टू मेक बेटर रूरल रोड्स, दिस कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to not just farmers but also others those in services like transport and trade। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को ना अपना कुछ पैसा खर्च करके गाँवों का रोड जो है ना एकदम चिकना बना देना चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, गांव का रोड चिकना बनेगा, अच्छा रोड बनेगा, तो रोड बनने में जो हमारे लोग लगेंगे उनको रोजगार मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फार्मर को फायदा होगा। फार्मर को फायदा कैसे होगा, तुरंत वो मार्केट जा पाएंगे, तुरंत आ पाएंगे, अपने सामान को पूरा कर पाएंगे, खेती तुरंत कर पाएंगे, फास्ट खेती हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट में, जो ट्रेड में लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छा रोड मिल जाएगा, तो फटाफट वो शहर जाएंगे, शहर से गांव आएंगे, अपने सामान को बेचेंगे, लेंगे, देंगे, है ना। तो इससे अलग अलग प्रकार को फायदा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, प्लस लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और क्या क्या तरीका है। बैंक्स शुड गिव क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लोन, एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट फार्मर्स कुड बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, agricultural equipment, pump sets, etc. This could lead to a lot of employment generation to the farmer। जैसे मान लीजिए बैंक को क्या करना चाहिए ना, बैंक को खास करके जो छोटे मोटे हमारे किसान हैं गाँवों में, उनको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे ना लोन दे देना चाहिए कि भैया तुम हमसे पैसा ले लो और जाके तुम अपना खेती बाड़ी करो। और ऑब्वियस ही बात है, जब किसान अपना खेती बाड़ी करता है तो क्या किसान अपना खेती बाड़ी अकेले कर लेता है क्या, नहीं करता है, उसमें भी लोग जाके काम करते हैं, तो वहाँ भी लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यानी कि यदि बैंक छोटे मोटे किसानों को लोन देता है तो छोटे मोटे जो हमारे किसान होंगे वो भी अपने सामानों को पूरा कर पाएगा, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, पंप सेट, है ना, सीड, ये सब खरीद पाएगा और अपना खेती कर पाएगा, तो इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रोजगार तो मिलेगा मिलेगा, प्लस फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा, है ना, तो एक अच्छा साइन है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज सो दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। गाँवों में छोटा मोटा ना इंडस्ट्री लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे मोमबत्ती बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, फुटबॉल बनाने का, है ना, शुगर कैन का, चीनी का मिल, ये सब, यानी कि छोटा मोटा इंडस्ट्री जो है बेसिकली गवर्नमेंट को गाँवों में खोल देना चाहिए, ताकि गाँवों के लोगों को काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, वहीं पर उनको रोजगार मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हनी कलेक्शन सेंटर कैन बी सेट अप नियर द फॉरेस्ट एरिया। यदि गाँवों में जंगल है तो जंगल के बगल में हनी कलेक्शन का आप सेंटर बना दो, जहाँ पे आप शहद को क्या कर सको, इकट्ठा कर सको और जाके मार्केट में उसको बेच सको, तो यहाँ पे भी लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। कैन बी सेटअप वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, दिस कुड ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट कर दे छोटे मोटे किसानों को हनी सेंटर बनाने के लिए, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार अच्छा खासा मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसके बदौलत, जिसके थ्रू गाँवों में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर शहरों में रोजगार कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, देखो, अ स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन। देखो प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्लानिंग कमीशन का नाम आज के दौर में बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, आयोग, नीति आयोग। और इसी नीति आयोग को पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। और प्लानिंग कमीशन क्या है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने एक रिसर्च किया भारत में, उस रिसर्च में ये पाया गया कि दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। यानी कि प्लानिंग कमीशन जो कि भारत का एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, उन्होंने एक रिसर्च किया, खोज किया, और उन्होंने खोज में ये पाया कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है, यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं, इनमें अकेला 20 लाख रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। सोचो, यानी कि पूरे भारत में एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एकलौता एजुकेशन सेक्टर के अंदर 20 लाख रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। तो सोचो हमारे भारत में कितने अलग अलग सेक्टर हैं, यदि सभी में ऐसा ऐसा स्टडी किया जाए, सभी में ऐसे ऐसे रोजगार क्रिएट किया जाए, तो सोचो हमारे भारत में कितना ज़्यादा रोजगार क्रिएट हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, जैसे आज के ज़माने में रोजगार केवल पढ़े लिखे, यानी कि आज के ज़माने में इंडिया में बेरोजगार केवल पढ़े लिखे लोग नहीं है,
जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो भी बेरोजगार है, यानी कि कम से कम यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ना कम से कम, है ना। चलिए खैर बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिमिलरली इफ वी इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एटसेट्रा। उसी प्रकार से यदि हम लोग अपने भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को, यानी कि हमारे भारत में जो हॉस्पिटल हैं, मेडिकल हैं, कॉलेज हैं, इन सभी को यदि हम लोग अपना सुधार लें तो ऑब्वियस ये बात है डॉक्टर का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नर्स का संख्या बढ़ जाएगा, हेल्थ वर्कर का संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। यानी कि कहा यहाँ पे यह जा रहा है कि शहरों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखते हो उनके सिचुएशन को यदि सुधार दिया जाए, उनके कंडीशन को यदि सुधार दिया जाए तो यहाँ पे बड़े लेवल पर रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखो। सिमिलरली इफ वी इम्प्रूव द टूरिज्म, क्राफ्ट इंडस्ट्री एंड आईटी मैनी जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। उसी प्रकार से यदि हम लोग शहरों में टूरिज्म को बढ़ावा दें, क्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, आईटी को यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें तो बहुत सारे रोजगार यानी कि बहुत सारे जॉब शहरों में भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अ स्टडी कंडक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने दोबारा यहाँ पे रिसर्च किया, दोबारा स्टडी किया, क्या किया देखो। सेज दैट इफ टूरिज्म इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। सोचो, यानी कि प्लानिंग कमीशन एक रिसर्च के तहत ये बताता है कि भारत के अंदर यदि टूरिज्म को केवल बढ़ावा दे दिया जाए, टूरिज्म को मतलब कि जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनको केवल बढ़ावा दे दिया जाए, तो सोचो भारत के अंदर केवल टूरिज्म से 35 लाख रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं। कितना बड़ा नंबर है ये, है ना। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सेक्टर हैं जिनको थोड़ा सा यदि सुधार दिया जाए ना तो लाखों लाखों रोजगार क्रिएट हो सकते हैं, वो भी 1 मिनट में। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है। सो दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोगों ने तरीके पढ़े जिससे कि गाँवों में और गाँवों के साथ साथ शहरों में रोजगार कैसे क्रिएट किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम लोग जान चुके हैं। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पढ़ना है, हमने यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट कर दिया आपके लिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मनरेगा। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है मनरेगा का? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अच्छा, 2005 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये चीज़ कब लाया गया होगा? 2005 में लाया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे 2005 है। और ये जो बेसिकली गवर्नमेंट का पॉलिसी है ये मनरेगा वाला, ये केवल और केवल किसके लिए था? शहरों के लिए या गाँवों के लिए? केवल गाँवों के लिए, क्योंकि इसके प्रोग्राम में ही शामिल है एक वर्ड रूरल। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए? गाँवों में रोजगार को बढ़ाने के लिए। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं आखिर इसमें क्या कहा गया। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार ने राइट टू वर्क निकाला। राइट टू वर्क का मतलब है कि 625 डिस्ट्रिक्ट में, देखो इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हम केवल बिहार का बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 38 जिला हैं भारत में, यानी कि 38 जिला है केवल और केवल भारत में। यानी कि हम लोग यहाँ पे कहें कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने हैं? 38। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश है। यानी कि भारत के टोटल 625 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को राइट टू वर्क दिया जाएगा, मतलब कि आपको हम काम देंगे, गारंटी है। ये किसने तय किया? भारत सरकार ने तय किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ इसके अंदर देखो, इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि मनरेगा 2005। तो राइट टू वर्क जो दिया गया वो किस प्रोग्राम के तहत दिया गया या फिर किस पॉलिसी के तहत दिया गया? मनरेगा के तहत दिया गया। राइट टू वर्क का मतलब मालूम चल गया आपको क्या होता है? यानी कि हम आपको गारंटी है कि रोजगार देंगे ही देंगे, लेकिन किस प्रोग्राम के तहत दिया गया? मनरेगा के तहत दिया गया। अब ये मनरेगा के तहत लोगों को किस प्रकार से रोजगार मिलता था वो भी जान लेते हैं। देखिए, अंडर मनरेगा 2005 all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। यानी कि गाँवों में देखो मनरेगा के तहत बता रहे हैं कि क्या होता था। मनरेगा के तहत गाँवों में जो लोग रह रहे हैं और गाँव में रहने वाले जिस लोगों को काम करने का मन है, यानी कि वो रोजगार के चाहत में है और उसको रोजगार चाहिए, तो सरकार उसको 365 दिन में, यानी कि एक साल में कितना दिन?
365 दिन। तो सरकार उसको 365 दिन में से 100 डेज का यानी कि 100 दिन का रोजगार गारंटी है कि देगी। देखिएगा यहाँ पे बताना चाहते हैं हम दोबारा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सीबीएसई में। मनरेगा के तहत ये किया जाता था कि गाँवों में रहने वाले जो लोग रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 365 दिन में से 100 डेज आपको गारंटी है कि भारत सरकार रोजगार देगी ही देगी। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट फेल इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। और मान लीजिए किसी कारणवश गवर्नमेंट आपको एक साल में 100 दिन रोजगार नहीं दे पाई, मान लीजिए, तो गवर्नमेंट आपको घर में बैठा के 100 दिन का पैसा देगी। मतलब कि गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस कर लिया कि भैया हम आपको 365 दिन में से 100 दिन रोजगार हम कंफर्म है कि आपको देंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश गवर्नमेंट आपको रोजगार नहीं दे पा रहा है ना, तो गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वो आपको 100 दिन का पैसा घर बैठाए देगा, और देता भी था। तो दिक्कत, और मनरेगा आज भी किसी किसी ज़िले में चल रहा है। ये जो आपने यहाँ पे देखा ना 625 डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते होंगे वहाँ पे मनरेगा आज भी लागू है। तो दिक्कत इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा मनरेगा के बारे में भी। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये वाला टॉपिक हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।